वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या? ये जो रोशनी है जो हमें नज़र आ रही है ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो टीवी के अंदर जो रेज आती हैं और जिनके ज़रिए उसकी तस्वीर हम तक पहुंचती है, ये रेडियो वेव्स जिनको हम कहते हैं, रेडियो के ज़रिए जो आती हैं, ये सारी क्या होती हैं? ठीक है, ये आप समझ लें कि लाइट ही की एक किस्म होती है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं। रिमोट जब दबाते हैं तो उसमें से एक लाइट निकलती है जो इंफ्रारेड होती है, वो भी हमें नज़र। ब्लूटूथ जब हम उसके साथ कनेक्टेड करते हैं और डेटा ट्रांसफ़र होता है, वो भी तकरीबन यही लाइट होती है और हमें नज़र। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये आप समझ लो, लेट्स से कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अपवर्ड जो है ना वो इस तरह से, मतलब कि अगर आपके एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरह दोनों आपस में परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक डेफिनेशन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे? ठीक है, आसान तरीन काम अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाना चाहें तो हमने सिर्फ इतना करना है कि एक चार्ज लेना है, ठीक है, और उसको क्या करना है? हिलाना है। सही है? क्या होगा? उसको हमने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी। अब वो चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, क्या वो चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड एक लाइन में मूव करे और कांस्टेंट स्पीड के साथ करे तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी नहीं। जो ही उसकी स्पीड चेंज होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी। अब वो जो हम इस तरह से उसको हिला रहे होते हैं, हम उसकी स्पीड बार बार चेंज कर रहे होते हैं, इधर लेके गए, रोका, फिर वापस लेके आए, तो वो जब भी कोई चार्ज अपनी क्या करेगा, स्पीड को चेंज करेगा, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जब उस चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो उस क्यों क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका मतलब है तब बनती हैं जब हमारे पास चार्ज क्या करे? एक्सेलरेट करे। ठीक, सो एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतनी बात अभी तक हमने क्लियर कर ली। अब इस तरह से होता है कि आपने जो इससे पहले फिजिक्स में आपने पढ़ा था, अ बॉडी मूविंग इन सर्कल इन विद कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। हमने अभी कहा कि जब कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो वो एक्सेलरेशन उसमें नहीं होती, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो उसकी एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होगी तो अल्टीमेटली वो एक्सेलरेट करेगा। अब कोई चार्ज अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, और हमने इससे पहले देख लिया कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी एमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब रदरफोर्ड ने ये कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी एमिट करेंगे। वो क्या करेंगे? एनर्जी। और जैसे ही वो एनर्जी एमिट करेंगे, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी एमिट करेंगे, तो वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, उनकी एनर्जी अब कम हो गई है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? करते 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 वो नीचे जाके गिर जाएंगे। तो ये पहला डिफेक्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। समझ आई कि नहीं है इसमें कि वो किस तरह से अब इस चीज को हम डिफाइन करते हैं कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है। जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो वो न्यूक्लियस के करीब तरीन आता जाएगा। अब उसका एक सर्कुलर पाथ नहीं रहेगा, वो स्पाइरल पाथ बन जाएगा। कोई जितना करीब आएगा उतना वो करीब होता जाएगा और स्पाइरल पाथ बनेगा जितनी एनर्जी एमिट करेगा। तो अब वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और इस चीज को हम कहते हैं कि ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि आप इसको क्या कहेंगे, कोई भी एटम डिस्ट्रॉय तो नहीं होता, सारे एटम्स मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, तो एटम तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो जो थ्योरी आपने पेश की है उसके मुताबिक तो यूनिवर्स को यहाँ पे होना नहीं चाहिए, लिहाजा ये एक उसका ड्रॉबैक था। उसको फिर बाद में बोर ने किस तरह से डिफाइन किया वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये पहला जो है वो उसका ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है? हाँ, इसमें एक और भी बात थी। होता ये है कि हम किसी भी एटम से एमिट होने वाली वो जो एनर्जी अभी हमने बात कर ली है, वो जो एमिट होने वाली एनर्जी है उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हम उसको, आल्दो कि हम उसको आंख से नहीं देख सकते, लेकिन जाहिर है कुछ ना कुछ डिटेक्टर्स हमारे पास होने चाहिए जिनके ऊपर हम वो चीज देख सकें। अब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल,
वो इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है और कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो हर वक्त एनर्जी एमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर अब अगर वो हर वक्त एनर्जी एमिट कर रहा है तो हमें उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक कंटिन्यूसली एनर्जी की एक फॉर्म मिलनी चाहिए, या इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन हमने जब फोटोग्राफिक प्लेट एटम के सामने रखी और उसका एमिशन स्पेक्ट्रम हमने फाइंड करने की कोशिश की, तो हमने देखा वो कंटिन्यूस है ही नहीं। वो क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम है। वो एक लाइन आई, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, तो वो हमें लाइंस मिली। तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट नहीं हो रही। वो एक एनर्जी का पैकेट एमिट करता है, पैकेट होता है उसके लिए हम बाद में क्वांटा का वर्ड यूज करते हैं, फोटोन का वर्ड यूज करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन वो एक एनर्जी को एमिट करता है, ठीक है, वो फिर दूसरा पैकेट एनर्जी का आगे एमिट करता है, फिर तीसरा एमिट करता है, अकॉर्डिंगली जितनी उसको एनर्जी दी जाती है फिर एमिशन उसकी हो जाती है। तो ये जो क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी कि वो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो इस लाइन स्पेक्ट्रम को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका।